स्टूडेंट्स, आज कार्डियोवैस्कुलर का सिस्टम का नेक्स्ट जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, उसमें एक फिर से नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं ईसीजी। ईसीजी आप लोगों ने नाम भी बहुत बार सुना होगा। जब भी थोड़ी सी कभी हार्ट में प्रॉब्लम होती है या जो रूटीन में हाई बीपी पेशेंट्स होते हैं या कभी लगता है कि कोई चेस्ट पेन या चेस्ट कंजेशन जैसी कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम पे ईसीजी बड़ा ही कॉमन है, जिसमें आपने ये वेव देख के शायद आपको ध्यान में आ रहा होगा कि एक बड़ी लंबे सी जो स्ट्रिप है उसके ऊपर जो है ये बहुत सारी उसके अंदर जो है कंटिन्यूस वेव्स दिखाई जाती हैं। या मूवीज में भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी की डेथ होती है तो वो कंप्यूटर सिस्टम पर एक ये वेव कंटिन्यूस चलती रहती है और जैसे ही किसी की डेथ होती है तो वो बिल्कुल स्लांट सीधी लाइन आ जाती है। तो ये ईसीजी एक्चुअल में है क्या? दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम ईसीजी करते हैं। हार्ट की जो ईसीजी करने का जो एक्चुअली जो ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी इंस्ट्रूमेंट है और इससे जो ये वेव आती है, जो ये ग्राफ आता है, उसमें आप कभी भी ध्यान से देखना कि जो वो स्ट्रिप है वो एक ग्राफिकल फॉर्म में होती है, ग्राफ पेपर इसके ऊपर यूज किया होता है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। और जो वो वेव है या जो ये वाली जो एक सिंगल वेव मैंने यहाँ डिपिक्ट की है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एक्चुअली जो अब ये वेव यहाँ क्या शो कर रही है, जो लास्ट हमने टॉपिक किया था वो हमने कवर किया था कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का शायद यहाँ देख के कुछ याद आ रहा हो आप लोगों को कि कार्डियक साइकिल के मैंने आपको 3 फेजेस बताए थे। उसमें फर्स्ट फेज था उसके अंदर आर्टीरियल सिस्टोल एंड आर्टीरियल डायस्टोल, आर्टीरियल सिस्टोल एंड आर्टीरियल डायस्टोल। सेकेंड फेज था उसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल और थर्ड फेज था वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो कुल मिलाकर जो एक ईसीजी है या जो एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की जो एक सिंगल वेव है वो एक कंप्लीट जो है कार्डियक साइकिल को डिपिक्ट करती है। यहाँ जो हमारा एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल है हम उस ईसीजी के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। तब कुछ ईसीजी का शायद आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा कि ईसीजी का क्या मतलब है। ईसीजी का जो मेनली मीनिंग होता है, जैसे सबसे पहले अगर कभी भी हार्ट से प्रॉब्लम है किसी को तो सबसे पहले उसकी हार्ट बीट नोट की जाती है कि हार्ट बीट उसकी 72 मिनट्स पर सेकंड है या नहीं है, उसकी रिदम में है, कोई मरमरिंग साउंड तो नहीं है, और सेकंड उसका जो है ईसीजी किया जाता है। ईसीजी से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारा कार्डियक साइकिल है या जो हमारा आर्टीरियल सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या रिलैक्स कर रहा है, वो अपने प्रॉपर रिदम से काम कर रहा है या नहीं, कि हमारा जो कार्डियक साइकिल है वो कितने टाइम में पूरा हो रहा है, कि कहीं अगर हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में, हार्ट के किसी चैम्बर के कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, जिसका मतलब तो फिर उससे नेक्स्ट प्रॉब्लम आके जनरेट हो सकती है। तो ये फर्स्ट स्टेप है हमारे हार्ट की वर्किंग को चेक करने का या हमारे कार्डियक साइकिल को। अब जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है इसके अंदर हम ये क्या डिपिक्ट करता है, ये जो वेव्स हैं। अब इसके अंदर देखिए जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है या जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इसमें मैंने एक ये वेव यहाँ ऑलरेडी बनाई हुई है। इसके अंदर मैंने 4 टर्म्स हैं, देखो इसके अंदर 4 मैंने इसमें सिंबल्स डाले हैं, P, Q, R, S, T, 5 टर्म्स हैं इसके अंदर। अब इसमें सबसे पहले जो P है, P क्या डिपिक्ट करती है इसमें? P वेव जो है इसके अंदर ये डिपिक्ट करती है, जहां से ये P स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट ये लाइन है, ये वाली लाइन है, ये क्या शो कर रही है? इट शोज द फेज बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द कार्डियक साइकिल, कि हमारा कार्डियक साइकिल यहाँ पहले स्टार्ट नहीं हुआ है।
जो मैंने आपको फर्स्ट जो लास्ट लेक्चर में कार्डियक साइकिल में बताया था कि कार्डियक साइकिल शुरू होने से पहले क्या होता है कि जो हमारा एट्रियम है, दोनों एट्रिया हैं और जो दोनों वेंट्रिकल हैं वो रिलैक्सिंग स्टेज में होते हैं। रिलैक्सिंग मतलब डायस्टोलिक फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ भी यही शो हो रहा है कि इसमें ये एट्रिया है, एट्रिया भी हमारा डायस्टोल की फॉर्म में है, एट्रिया भी हमारा रिलैक्स है और ये वेंट्रिकल का भी यहाँ पे रिलैक्सिंग फेज चल रहा है। तो इट इज द बिफोर, तो ये वाला जो फेज है इट इज द बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर द कार्डियक साइकिल। इट इज द फेज बिफोर कार्डियक साइकिल। इट इज द फेज बिफोर कार्डियक साइकिल। आप ये जो इसके अंदर ईसीजी का ये जो मैंने पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाया है आप इसको नोट कर लो अच्छे से। ये वहां यहाँ मतलब आपका कार्डियक साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ। देखो कार्डियक साइकिल मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, ये मैं बाद में आपको क्लियर करूंगी कि कैसे कार्डियक साइकिल को पूरा डिपिक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हमारी वर्किंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इसको कार्डियक साइकिल से ही लिंक करते चलते हैं तो अपने आप समझ में आ जाएगी कि फर्स्ट फेज मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि बिफोर द फेज, अर्ली फेज बिफोर द कार्डियक साइकिल, की कार्डियक साइकिल स्टार्ट होने से पहले दोनों आर्टेरियम और दोनों जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्सिंग स्टेज में होंगे। तो यहाँ ये आर्टेरियल भी हमारा, ये आर्टेरियल डायस्टोल शो कर रहा है और ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल शो कर रहा है। तो उस फेज में हमारे पास क्या होगा, दोनों के अंदर जो एट्रियम है एक तरफ से उसमें राइट इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा और दूसरी तरफ से जो 4 पल्मोनरी वेन्स हैं जो लेफ्ट एट्रियम के साथ कनेक्टेड है वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा। अब उसमें दोनों हमारे जो है मीट्रल वॉल्व यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व तो ओपन थे, तो ओपन होने की वजह से साथ के साथ वो वेंट्रिकल्स के अंदर भी ब्लड एंटर करना शुरू कर जाता था। यहाँ मैं दोबारा से पूरा कार्डियक साइकिल आपको रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये जो पूरा फेज है, ये जो पूरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ये सारा कार्डियक साइकिल के साथ ही लिंक्ड है। और उसको मैं दोबारा से बार बार मैं हर लेक्चर में रिपीट करती हूँ कि कैसे इसमें ये हार्ट की वर्किंग हो रही है, क्योंकि सारे जो टॉपिक्स हैं हार्ट की वर्किंग से ही रिलेटेड है। लेकिन हर टॉपिक, जैसे साउंड का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें था कि साउंड किस फेज में प्रोड्यूस हो रही है, इसमें मेरा पर्पज ये है उसको रिपीट करने का कि ये वेव्स कैसे आपके कार्डियक साइकिल से लिंक हो रही है। अब उसमें क्या था कि जैसे ब्लड दोनों सिस्टोल पोजीशन में आर्टेरियल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल दोनों में एंटर कर गया, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे आर्टेरियल और वेंट्रिकल्स दोनों के अंदर जो है ब्लड एंटर कर गया। और उस टाइम पे जो आपके वेंट्रिकल्स से मैंने आपको ये भी बताया था कि वेंट्रिकल्स की अराउंड 70 to 80% जो वेंट्रिकल्स हैं हमारे उसी टाइम पे फिल हो जाते हैं। 70 to 80% जो वेंट्रिकल्स है उसी टाइम पे फुल हो जाते हैं। बाकी वेंट्रिकल्स कब फिल हुए थे, जब आर्टेरियल सिस्टोल स्टार्ट हुआ था। तो अब आर्टेरियल सिस्टोल सेकेंड फेज आया हमारा, ये आर्टेरियल डायस्टोल हो गया, यहाँ से ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया। आर्टेरियल सिस्टोल कब स्टार्ट हुआ, यहाँ से जो ये पी वेव, जैसे ही हमारे आर्टेरियल के अंदर जैसे ही ऐसे नोड ने पल्स जनरेट करनी शुरू की कि हाँ एट्रियम के अंदर भी प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो गया, प्रेशर इंक्रीज हुआ तो उससे इम्पल्स जनरेट हुई, ऐसे नोड के टिश्यूज ने इम्पल्स जनरेट की, इम्पल्स जनरेट की तो एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। एट्रियम ने जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया तो ये पी वेव आपकी यहाँ आपकी आर्टेरियल सिस्टोल को डिपिक्ट कर रही है। यहाँ पे आपके आर्टेरियल सिस्टोल यानी आपके जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हो गए। ये आर्टेरियल सिस्टोल आपका कब तक चलता रहेगा, ये आर्टेरियल सिस्टोल आपका यहाँ तक, इस पॉइंट तक आपका ये आर्टेरियल सिस्टोल इसके अंदर शो होता है कि आर्टेरियल सिस्टोल आपका चलता रहा। आर्टेरियल जो है आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हो गए। जैसे ही आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट हुए, लेकिन उस टाइम पे आपका क्या था, उस टाइम पे तो ये वेंट्रिकल्स तो आपके डायस्टोल पोजीशन में थे, वेंट्रिकल्स ऑब्वियसली तब भी आपके रिलैक्सिंग पोजीशन में होंगे। तो कुल मिला के यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके वेंट्रिकल जो है डायस्टोल पोजीशन में रहे। अब जब आर्टेरियल कंट्रैक्शन स्टार्ट होने के बाद क्या होगा कि ब्लड कहाँ जाना शुरू हुआ, दोनों आपके जो वॉल्व थे वो तो ऑलरेडी ओपन थे, ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर जाना शुरू हुआ। ब्लड जैसे ही वेंट्रिकल्स के अंदर जाना शुरू हुआ तो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो गया। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या
वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा, हमारा सेकेंड फेज स्टार्ट होगा। तो यहाँ हमारे पास ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो गया। वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब यहाँ पर वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होना शुरू हो गया, वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्शन करनी शुरू कर दी। और जब ब्लड जो है एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर एंटर कर गया तो एट्रियम के अंदर तो प्रेशर रिड्यूस हो गया, तो एट्रियम ने दोबारा से रिलैक्स करना शुरू कर दिया, तो उसके अंदर प्रेशर कम हुआ, तो यहाँ फिर से आपका एट्रियम डायस्टोल शुरू हुआ। तो यहाँ क्यू वेव से आपका क्या शुरू हो गया, क्यू वेव से शुरू हो गया आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्यू आर एस और टी वेव के स्टार्ट होने तक, टी वेव तक जो है आपका ये यहाँ तक वेंट्रिकुलर सिस्टोल रहेगा, वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्शन रहेंगे। ये तो जो है आपकी स्टार्टिंग फेज है, क्यू आर एस तो जो है वो आपकी स्टार्टिंग फेज है। क्यू आर एस आपके स्टार्टिंग फेज है। इसके अंदर जब इसमें वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, जब इसके अंदर वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन हो गए। सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन होने की वजह से ब्लड फ्लो करना शुरू कर गया, एक तरफ से एरोटा में और एक तरफ से पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी आर्टरीज में, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ और इधर से यहाँ पे आपके एट्रियम का तो काम खत्म ही हो गया जब उन्होंने वेंट्रिकल तक ब्लड पहुंचा दिया। तो वहां पे जो है एट्रियल आपके कंप्लीटली रिलैक्स्ड पोजीशन में है। और उसके बाद जो वेंट्रिकल से भी ब्लड फ्लो कर गया, फ्लो करने के बाद जो ये वेंट्रिकुलर इजेक्शन टाइम था कि वेंट्रिकल से ब्लड निकलने का टाइम था, वेंट्रिकुलर इजेक्शन टाइम। तो वेंट्रिकुलर इजेक्शन टाइम के बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे प्रेशर रिलीज होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया, तो आपके वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स हो गए। तो ये जो टी है, टी की जो ये वेव है यहाँ से, ये देखो इसमें हाफ के बाद जैसे जैसे इसमें ये वेव कम होनी शुरू हुई, तो इसका मतलब ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल आपका शुरू हो गया। तो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पूरा आपके कार्डियक साइकिल को लिंक करता है। यहाँ कार्डियक साइकिल आपको कहां से कहां तक है, यहाँ पी वेव की स्टार्टिंग से लेकर यहाँ पर टी वेव की एंडिंग तक यहाँ आपका कार्डियक साइकिल है। इसके बाद कुछ टाइम के बाद जो यहाँ नया फेज शुरू होगा नेक्स्ट, तो वहाँ कार्डियक साइकिल के बीच का टाइम होगा जिसको हम प्री फेज कहेंगे, जिसमें वेंट्रिकल और आर्टेरियल दोनों, ये वेंट्रिकल और आर्टेरियल आपका दोनों आपके जो है रिलैक्सिंग स्टेज में है। तो उसके बाद यहाँ से नया कार्डियक साइकिल आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है इसके अंदर, जो पी वेव क्या है, पी वेव इट शोज द आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, आर्टेरियल, अब तो इसको सिस्टोल वर्ड लिख दे हम, पी वेव इट शोज द आर्टेरियल सिस्टोल। क्यू आर एस इट डिपिक्ट्स द ventricular systole, it depicts the ventricular systole, and T it depicts the ventricular diastole, it depicts the ventricular diastole कि यहाँ पे आपके वेंट्रिकल्स हैं जो वो रिलैक्स हो जाएंगे। ये था हमारा ईसीजी का कंप्लीट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी को स्टडी करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, हमारे हार्ट क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम तो नहीं हम इसमें फाइंड आउट कर सकते, हम उसमें ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या हमारा जो कार्डियक साइकिल है वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, क्या हमारा जो ये आर्टेरियल सिस्टोल, आर्टेरियल डायस्टोल है या जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, ये एक रिदमिक वे में फॉलो अप हो रहा है, क्या वो उसको इतना ही टाइम लग रहा है कि 0.8 सेकंड के अंदर ही हमारी हार्ट बीट कंप्लीट हो रही है कि एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। अगर इसके अंदर कहीं भी किसी वेव के अंदर कोई प्रॉब्लम है ग्राफ के अकॉर्डिंग,
तो हम ये जज कर सकते हैं कि हमारे कार्डियक साइकिल में कुछ प्रॉब्लम है, हमारे हार्ट की जो फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, या हमारे हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है या ब्लड को फ्लो करने का सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टेक्निक टू फाइंड आउट कि वेदर आवर हार्ट इज वर्किंग इन द प्रॉपर वे, वेदर आवर कार्डियक साइकिल इज इन द नॉर्मल वे और नॉट, तो उससे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यहाँ कंप्लीट है। इसके साथ यहाँ नेक्स्ट टॉपिक मैं कंटिन्यू करती हूँ, वो छोटा सा टॉपिक है वो भी, दैट इज द ब्लड प्रेशर। इसको नोट कर लो, इस वेव को आप लोग, ये वेव पूरी की पूरी एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को यहाँ डिनोट करती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसमें अगर आप सिंपली डायग्राम बनाकर इसमें P, Q, R, S, T वेव्स को आप एक्सप्लेन भी कर देंगे कि वो क्या डिपिक्ट करती है, ECG की फुल फॉर्म क्या है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हैं, देन यू विल गेट द कंप्लीट और फुल मार्क्स। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक कंटिन्यू करते हैं दैट इज ब्लड प्रेशर। Next one is the blood pressure. जिसको हम बोलते हैं BP। ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है, कितना ब्लड प्रेशर नॉर्मली मेजर किया जाता है, दैट इज 80 to 120 mm of Hg। ब्लड प्रेशर को जो मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज बीपी एपरेटस और स्फिग्मोमैनोमीटर, जिसको हम बीपी एपरेटस बोलते हैं और साइंटिफिक टर्म में हम इसको क्या बोलते हैं, और स्फिग्मो SPHYGMO स्फिग्मोमैनोमीटर। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वाइवा वॉइस में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द which of the type of the instrument is used to measure the blood pressure, that is the स्फिग्मो। रूटीन में हम लोग बीपी एपरेटस बोल देते हैं, बीपी एपरेटस इसका सही आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इसकी स्पेलिंग भी आपकी एग्जैक्ट होनी चाहिए। नॉर्मल जो रेंज है बीपी की दैट इज 80 to 120 mm of Hg। बीपी एक्चुअली है क्या, व्हाट इज द ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं दैट वी मेजर स्पेशली द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। हम जो हमारा आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है, आर्टरीज के अंदर जो हमारा ब्लड प्रेशर है हम उसको मेजर करते हैं। वीनस ब्लड प्रेशर इसमें कभी भी मेजर नहीं किया जाता, क्योंकि जो वेन्स है हमारी, वेन्स डीप सिटेड होती हैं, डीपली लोकेटेड होती हैं, जबकि जो आर्टरीज है हमारी वो सुपरफिशियली लोकेटेड होती हैं। और आर्टरीज के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ही ब्लड सर्कुलेट होता है। ब्लड सर्कुलेट वेन्स के थ्रू भी होता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड है, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन आर्टरी सुपरफिशियल होती हैं और सुपरफिशियल और आर्टेरियल ब्लड प्रेशर ही हमेशा मेजर किया जाता है। अब जो ब्लड प्रेशर है इसमें जो 80 to 120 mm of Hg इसमें मेजर किया जाता है। एक्चुअली जो ब्लड प्रेशर है वो दो तरह का होता है, दैट इज सिस्टोलिक, दैट इज द सिस्टोलिक
pressure, systolic blood pressure, it is the maximum pressure which is exerted on arteries during the contraction or systole of the heart. Contraction or systole of the heart. इसकी जो रेंज है that is about 100 mm to 120 mm of Hg. 100 mm to 120 mm of Hg. और diastolic blood pressure, it is the diastolic क्या होता है? Diastolic it is the minimum pressure. Diastolic pressure, it is the minimum pressure which is exerted during the relaxation or diastolic phase of heart. इसकी जो रेंज है that is 60 to 80 mm of Hg. plus 20 plus minus 20 plus minus 20. अगर प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ज्यादा है, अगर 120 से प्रेशर ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे हाइपरटेंसिव या हाइपरटेंशन, और अगर इससे कम है यानी हाई बीपी, और इसको हम बोलेंगे लो बीपी, दैट इज द हाइपोटेंसिव पेशेंट्स. ओके, कि अगर प्रेशर इससे कम है, मतलब कि अगर जैसे आप ये मान लो कि इसमें जैसे आपके पास यहाँ 80 to 120 mg ये जो आपकी है नॉर्मल बीपी की रेंज है. अगर तो आपके पास बीपी की रेंज इससे ज्यादा है तो इसको हम बोलेंगे हाइपरटेंसिव या हाइपरटेंशन, और जिसको हम बोलते हैं हाई बीपी. अगर आपके पास 80 to 120 से 80 से आपके पास प्रेशर कम है, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेंशन. और इसको हम बोलते हैं लो बीपी. दोनों ही केस में हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है. अगर बीपी हाई है तब भी और बीपी लो है तब भी. बीपी हाई बीपी लो जो है आजकल बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि बीपी हाई होने का क्या रीज़न है, बीपी लो होने का क्या रीज़न है. जैसे मेनली हमारी जो डाइटरी हैबिट्स है या सिटिंग जॉब्स हैं, उन केसेस में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. डाइटरी हैबिट्स में जैसे ऑयली फूड, जंक फूड या सॉल्टेड फूड ज़्यादा खाने से हाई बीपी पेशेंट्स हो जाते हैं, या लो बीपी पेशेंट्स जो हैं जिसमें सॉल्ट की कमी हो जाए, और भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं जो हमारे बीपी को इफेक्ट करते हैं. तो दोनों ही केसेस में वो हमारे हार्ट के लिए हार्मफुल हैं. और इसके अलावा जो ये हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम्स हैं, इनके साथ और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स कोरिलेट करती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स इनके साथ आगे के आगे एग्जर्ट करती हैं. तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि थोड़ा सा डाइटरी कंट्रोल किया जाए, और बेटर वे ये है कि उसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज की जाए रूटीन वर्क में, तो यू कैन कंट्रोल और यू कैन कीप योर जो है ब्लड प्रेशर इन द नॉर्मल रेंज, दैट इज 80 to 120 mm ऑफ द Hg. अब इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो आपको समझ में आ गया कि हम जो इसमें दो रेंजेस क्यों लेते हैं कि 80 to 120 mm ऑफ
FHG का क्या मतलब है कि अगर हमारा जो ब्लड प्रेशर है 80 से 120 के बीच में लाई करता है, हमेशा उसमें दो ब्लड प्रेशर मेजर किए जाते हैं कि अपर ब्लड प्रेशर और लोअर ब्लड प्रेशर की सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है। उसी के अकॉर्डिंग जो पेशेंट को हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन है या लो बीपी है या हाई बीपी है वो डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा जो बीपी को मेनली अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे एक तो फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो डाइटरी हैबिट्स है कि डाइट के अंदर सॉल्टी फूड है या डाइट के अंदर जो ऑयली फूड्स हैं अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा ये है कि कई वजह से ब्लड की जो कार्डियक आउटपुट हमारी ज़्यादा हो। कार्डियक आउटपुट का क्या मतलब है, कार्डियक आउटपुट मैंने आपको जैसे लास्ट टॉपिक में करवाया था, व्हाट वाज द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट कितनी थी हमारी, दैट वाज द स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। हार्ट बीट हमारी 72 थी, स्ट्रोक वॉल्यूम उसमें हमने 70 लिया था, 70 into 72 दैट इज अबाउट हमारे पास 5 लीटर के करीब आया था कि अगर जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट के अंदर 5 लीटर के अराउंड जो ब्लड है उसको सर्कुलेट करता है। अगर किसी भी रीजन से हमारी जो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है, कार्डियक आउटपुट जैसे किस रीजन में इंक्रीज हो सकती है, जैसे सपोज एक्सरसाइज के केस में, रनिंग के केस में, जब हमारी जो कार्डियक आउटपुट है, हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, उस टाइम पे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाती है। क्योंकि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को क्या ज़रूरत पड़ती है कि एक्सेस में ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। और ऑक्सीजन सप्लाई को कोप अप करने के लिए जो हार्ट को ब्लड जो है बड़ी फास्ट सर्कुलेट करना पड़ता है। तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करने की वजह से भी जो है हमारा जो बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, डाइटरी हैबिट की वजह से हो सकता है। अगर किसी रीजन की वजह से ब्लड की जो विस्कोसिटी है, ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाए, एक रीजन वो भी हो सकता है। या जो जैसे हम हमेशा इसको आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं कि आर्टरीज के ऊपर जो प्रेशर है अगर वो ज़्यादा एग्जर्ट हो रहा है, हमारी जो आर्टरीज है किसी वजह से कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। कंस्ट्रिक्ट के जैसे ऐसे कैसे कंस्ट्रिक्ट होंगे, क्योंकि बहुत सी जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं या जैसे हम लोग मेडिसिनल जो यूज़ करते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं कि वो वेसो कंस्ट्रक्शन कर देती हैं, आर्टरीज को कंस्ट्रक्ट कर देती हैं। अगर आर्टरीज का ल्यूमन, आर्टरीज का साइज कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो उस केसेस में भी जो हमारा बीपी है वो फ्लक्चुएट हो जाएगा। तो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच मेनली अफेक्ट आवर ब्लड प्रेशर। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें जो आपका ब्लड प्रेशर का है ये आपके जो बुक में बड़े आसानी से आपको ये फैक्टर्स मिल जाएंगे। उसमें आप बीपी का अगर आपके पास टॉपिक आता है कि व्हाट इज द बीपी, व्हाट इज द ब्लड प्रेशर, तो उसमें जस्ट आप सिंपल डिफाइन कीजिए कि उसमें कि इट इज द नॉर्मल रेंज इज 80 to 120 mm ऑफ Hg। उसके लिए एपरेटस कौन सा यूज करते हैं, दैट इज द स्फिग्मोमैनोमीटर, और उसमें हम आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। दो तरह का ब्लड प्रेशर होता है, दैट इज द सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अपर प्रेशर इज कॉल्ड एज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिकॉज इट इज मेजर्ड due to the contraction of the heart, and lower one is called as a diastolic blood pressure because it is measured due to the relaxation of the हार्ट। और उसके बाद आप उसमें जैसे उसमें फैक्टर्स इंक्लूड कर सकते हैं कि इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट, चेंजेस इन द डाइटरी हैबिट्स, या चेंजिंग इन द सम फिजिकल वर्क या फिजिकल एक्टिविटीज, या इंक्रीज इन द ब्लड विस्कोसिटी, वैसो कंस्ट्रक्शन, बहुत से फैक्टर्स हैं। या ड्रग्स का बहुत सा इसमें साइड इफेक्ट हो सकता है जो हमारे बीपी को फ्लक्चुएट करती है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। इसमें दो टॉपिक्स मैंने आपको करवाए हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ब्लड प्रेशर। दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ मैं। इनके जो 4 नंबर के जो नोट हैं वो बड़े आराम से आ जाते हैं। ईसीजी का नोट बहुत बार आता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का, उसकी वेव का डायग्राम आपको प्रॉपर उसको आना चाहिए। उसमें हर के अंदर पी, क्यू, आर, एस या टी जो इसके अंदर वेव्स हैं वो क्या डिपिक्ट करती हैं, इसमें सिस्टोल या डायस्टोल फेज है, कहाँ से शुरू होता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको क्लियर होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, ओके थैंक्स। और बस नए लेक्चर में फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आर्टीरियल वीनस सिस्टम, जो हार्ट का भी एक टॉपिक पेंडिंग है, या डिफरेंट तरह के जो सर्कुलेशंस हैं, ब्लड सर्कुलेशंस है, पोर्टल सर्कुलेशन है, आर्टीरियल सर्कुलेशन है, वीनस सर्कुलेशन है, या वो उनको हम डिस्कस करेंगे। हार्ट के फंक्शंस या हार्ट से कुछ रिलेटेड जो डिजीज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। ओके थैंक्स अगेन।